हेलो अकेडमिशियंस, वेलकम टू BM अकेडमिया। आज हम हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 2 करने वाला है, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यानी कि जब एक पार्टी क्या थी, रूल में थी। इसके अंदर हम कौन से पार्टी का डोमिनेशन के बारे में बात करेंगे? कांग्रेस। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बहुत टाइम तक कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बन रही थी, उन्हीं की सत्ता चल रही थी। तो इसलिए हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं? एरा, जब सिर्फ एक ही पार्टी पूरी कंट्री के अंदर डोमिनेट में थी। यानी कि हर एक स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट कांग्रेस की ही गवर्नमेंट जो है वो बन रही थी, कुछ स्टेट्स को छोड़कर। अब वो कौन से स्टेट्स थे वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्टीज जो उस टाइम पर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपकी सोशलिस्ट पार्टी आ जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाती है और भारतीय जनसंघ भी आ जाता है। और उसी भारतीय जनसंघ से अभी क्या बनी है? बीजेपी बनी है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर पैदा हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले तो नेशन बिल्डिंग का सबसे पहला था कि हमें सबसे पहले तो अपना नेशन अच्छे से बिल्ड करना है। अब जो भी दूसरे जो नेशंस थे वो फ्रीली हुए थे ना, जब फ्री हुए थे, जब इंडिपेंडेंट हुए थे, सबसे पहले तो वहाँ पे बोला था कि हाँ डेमोक्रेसी हम लाएंगे। बट जब वो सही में इंडिपेंडेंट हुए तब वहाँ पे ऐसा डिफरेंसेस आ गए जिसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि उस टाइम पर अगर डेमोक्रेसी वो ला देते तो ये खतरा था कि नेशनल यूनिटी को थ्रेटन ना हो जाए, और नेशनल यूनिटी वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेमोक्रेसी इन दोज कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि डेमोक्रेसी, क्या पता डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट आ जाए उसकी वजह से, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डेमोक्रेटिक रूल नहीं लगाएंगे अभी। तो इसकी वजह से नॉमिनल डेमोक्रेसी आ गई, जिसके अंदर रियल जो पावर थी वो एक ही लीडर के पास में थी। या फिर क्या हुआ? वन पार्टी रूल आ गया, फिर आर्मी रूल आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ? नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स आ गई। अब यहाँ पे जो शुरू में हुआ था ना नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, जब पहले इंडिपेंडेंस टाइम जो स्ट्रगल हो रहा था उसके अंदर हमेशा डेमोक्रेसी के बारे में बात करती थी। बट जब इंडिपेंडेंस हो जाता है, जब इंडिपेंडेंट हो जाती है कंट्री, तब क्या हो जाता है? नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स आ जाती है। और एक बार आने के बाद इन्हें रिमूव करना वॉज वेरी हार्ड। ठीक है, और हमारी जो कंट्री है वो भी कोई अलग सर्कमस्टेंसेस में पैदा नहीं हुई है, हमारी कंट्री भी सेम टू सेम ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर पैदा हुई है। बट क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर डेमोक्रेसी वॉज डीपली रूटेड, तो हमने क्या किया? डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया। हमारे लीडर्स है ना, पॉलिटिक्स को ऐसे नहीं देखते थे कि ये प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जरिया है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एक प्रॉब्लम को। हर सोसाइटी को अपने आप को गवर्न करना होता है, रेगुलेट करना होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट पॉलिसी आ जाते हैं, डिफरेंट मेजर्स आ जाते हैं। किसको डेमोक्रेटिक रूल लेता है, कोई नॉन डेमोक्रेटिक रूल लेता है। ठीक है, और ताकि उनके डिफरेंट एस्पिरेशन, देखो सोसाइटी है ना बहुत सारे लोगों से बनती है। अब हर एक इंसान के आप सेम एस्पिरेशन एक्सपेक्ट करो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक इंसान के जो एस्पिरेशन है वो अलग होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं कई बार। तो उन सब को लेकर चलना ही हमारा जो है मेन मुद्दा था, मेन आइडिया था, मेन विजन था कि हम सारे डिफरेंसेस को एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इसको ही बोलते हैं कि वो रिजॉल्व करती है इन सारे डिफरेंसेस को। देखो कंपटीशन तो हर है ना पॉलिटिक्स में होता ही है, ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन के बिना पॉलिटिक्स कैसी। बट उसके अंदर क्या होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी द मोर प्रायोरिटी। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें कंपटीशन से। अब हमने क्लास 11 के अंदर है ना क्या पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, और हमने उसको साइन कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, पर वो इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस दिन को हमने, जब हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले ही इंडिपेंडेंस उस दिन डिक्लेयर कर दी थी। इसलिए उस दिन की रिलेवेंस रखने के लिए हमने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को एज अ डेट चूज किया। अब उस टाइम क्या था? इंडिया एक इंटरम गवर्नमेंट के अंडर था, यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुए थे उस टाइम तक। एक ऐसी गवर्नमेंट बना गई थी ताकि जो कंट्री है उसकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली चले। फिर जब एक बार बन गई, सब सेटअप हो गया, स्टेबल हो गया, तो हमने क्या किया? इलेक्शन करने का फैसला लिया। तो इसकी वजह से जनवरी 1950 के अंदर हमने इलेक्शन कमिश्नर सेट किया, इलेक्शन कमीशन सेट किया, और उसके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? सुकुमार सेन।
अब ऐसा पहले फैसला था कि हाँ हम क्या करेंगे, इलेक्शंस को होल्ड करेंगे 1950 के अंदर, पर ऐसा हुआ नहीं, पोस्टपोन हो गए 2 बार। उसके बाद फाइनली 1951 से 52 तक इलेक्शंस कराए गए थे, ठीक है, पोस्टपोन होने के बाद। अब पोस्टपोन क्यों हुए थे वो भी हम आगे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि इलेक्शन अच्छे से हो सके। अब इलेक्शन कमीशन के पास भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे आप देखो, सबसे पहले तो हमें फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है, और इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है उसके अंदर हमें कराना है, जिसके अंदर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स है, जिन्हें 3200 MLAs और 489 लोकसभा MPs इलेक्ट करने हैं। अब उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट क्या था कि उसके अंदर से सिर्फ 15% लिटरेट है, यानी कि सिर्फ उन्हें ही पढ़ना लिखना आता है, बाकी को पढ़ना लिखना नहीं आता। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था, और उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेशल वोटिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो वोटिंग मेथड क्या थी वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और इसके लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को ट्रेन भी किया गया था। अब एक चैलेंज और था कि वहाँ पर जो भी वुमेन्स थी ना, उनके नेम कैसे लिखे गए थे, 40 lakhs के करीब जो वुमेन थी उनके नेम रिकॉर्ड ही नहीं करे गए थे। उनको क्या बोला था, वाइफ ऑफ डैश, यानी वाइफ ऑफ मिस्टर शर्मा या फिर वाइफ ऑफ सुरेश, ऐसे लिख दिया था, डॉटर ऑफ सुरेश, तो ऐसे नाम लिख दिए थे। उनका नाम रियल में था ही क्या था वो हमें पता ही नहीं है, सिर्फ फादर और क्या है, उनके फादर का नाम लिख दिया गया था, या फिर उनके जो हस्बैंड है उनका नाम लिख दिया गया था, तो हमें रियल नाम पता नहीं है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया कि इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हाँ हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें क्या करो, या तो आप सही नाम ला कर दो, या फिर क्या करोगे, हम इसको डिलीट कर देंगे। अब एक और चीज़ क्या थी, जो इलेक्शन हो रहा था, सपोज देखो 15% लिटरेट लोग हैं, उसके अंदर आप इलेक्शन करा दो। सबसे पहले बात उस टाइम पे क्या था, जो मेनली जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेट थे, जो प्रॉस्परस जगह थी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाते थे, और उसके अंदर भी फीमेल को राइट नहीं दिया गया था वोटिंग का। और अब इस जगह इंडिया में करा रहे हो जहाँ पे 15% ओनली लिटरेट पॉपुलेशन है, तो सबके दिमाग में कन्फ्यूजन की स्टेट थी, सबके दिमाग में क्रिटिसिज्म कर रहे थे, सब क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया को। इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो क्या, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंडिया का बिगेस्ट गैम्बल बोला हिस्ट्री के अंदर। मतलब जो बिगेस्ट गैम्बल हो ना, बिगेस्ट जो चीज़ हुई है हिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से फेलियर होगा इंडिया का, वो ये बोला गया कि इलेक्शन कराना इज़ द बिगेस्ट फेलियर। और एक ऑर्गेनाइजर, एक मैगजीन है जिसने बोला कि नेहरू रहेगा जिंदा, क्यों, ताकि वो है ना इलेक्शन का फेलियर देख सकती है इंडिया के अंदर। और एक ब्रिटिश ऑफिसर जो इंडियन सिविल सर्विस का पार्ट था, उसने बोला कि अपसेट फेस है क्योंकि हम बिना पढ़े लिखे लोगों को वोट करा रहे हैं। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे इलेक्शन के, और इलेक्शन कमीशन के पास भी इतने सारे चैलेंजेस थे, तो इसकी वजह से इलेक्शन को हमने 2 बार पोस्टपोन कर दिया। और फाइनली इलेक्शंस कब हुए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। और इसको मोस्टली क्या बोलते हैं, 1952 इलेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इलेक्शन हुआ था वो 1952 के अंदर ही हुआ था। इसके अंदर 6 महीने लग गए कैंपेन का, पोलिंग और काउंटिंग करने में। और हर एक सीट पर, मतलब हर एक सीट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके अंदर 4 कैंडिडेट्स तो थे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी था। और इसके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बात क्या हुई कि मोर देन हाफ ऑफ द वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट इलेक्शन। तो ये क्या हुआ, एक सक्सेसफुल इलेक्शन था। जो भी क्रिटिक्स थे उनकी मुंह बंद हो गई, इतना अच्छा इलेक्शन हुआ था, ठीक है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया उसने क्या बोला था, ये जो भी स्केप्टिक्स थे, यानी कि जो भी क्रिटिसाइज करे थे उसका मुंह बंद करा है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला कि इंडियन पीपल हैव रिप्रेजेंटेड देमसेल्फ एडमायरेबली। और ग्लोबल ऑब्जर्वर्स ने भी बोला कि हाँ, इलेक्शन कहीं पे भी हो सकते हैं। इंडियाज़ जनरल इलेक्शन एक लैंडमार्क है डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के अंदर, और डेमोक्रेसी पुअर और इलिटरेसी के साथ भी वर्क कर सकती है। कहीं पे भी हम डेमोक्रेसी लगा सकते हैं। अब देखो, ऐसे तो है नहीं कि अब भी जो हम EVM यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो पहले भी थी। 2004 से हमारी पूरी कंट्री EVM यूज़ करती है, वो पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट जो इलेक्शन था उसके अंदर क्या था, कोई EVM नहीं थे। एक ऐसा आपको डब्बा दिया जाता था जिसके अंदर क्या होता था, आपको एक कैंडिडेट का सिंबल मिल जाएगा, पार्टी का सिंबल मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा उसका, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। अब आपके मतलब तमिलनाडु में आपको तमिल लैंग्वेज के अंदर मिलेगा, इंग्लिश के अंदर मिल जाएगा, हिंदी के अंदर मिल जाएगा। अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस होती थी। और इसके अंदर आप देखो 20 लाख स्टील बॉक्सेस यूज़ हुए हैं।
वोटर्स को क्या दिया जाता था, एक ब्लैंक पेपर दिया जाता था। देखो एक ब्लैंक पेपर है आपके पास, आपको वो बोला है कि हाँ ये ब्लैंक पेपर है, अब आपको जो भी कैंडिडेट को वोट करना है उसके डब्बे में ये पेपर है ना ढाल दो, उसका आपका वोट काउंट हो जाएगा। ऐसे होता था सबसे फर्स्ट 2 इलेक्शन। उसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड इलेक्शन के बाद में बैलेट पेपर आ गया, जिसके अंदर आपको एक लंबी से ऐसे दी जाती थी, जिसके अंदर कैंडिडेट का नाम, पार्टी सिंबल सब दे रखा होता था। अब उसके बाद में आपको एक स्टैम्प दिया जाएगा, उसके ऊपर जहाँ पे आपको जिस कैंडिडेट को इलेक्ट करना है ना उसके ऊपर वोट डालना है, वहाँ पे स्टैम्प पे ऊपर क्लिक करना और उस पेपर को जमा कर देना है। उसकी वजह से क्या होता था, वोट आपका लग जाता था। और जो 40 साल तक हमने यही मेथड को यूज़ किया है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेथड आ गई, जिसके अंदर आपको एक यहाँ पे नाम दे रखे होंगे और यहाँ पे आपको बटन दे रखे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करना होता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक ही पार्टी डोमिनेट में थी। और वो कौन सी थी, कांग्रेस, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर है इसके अंदर ये डोमिनेट थी। फर्स्ट इलेक्शन के अंदर तो ऐसी हालत थी कि 364 आउट ऑफ 489 सीट्स कांग्रेस ने ही जीती थी। और सेकंड जो पार्टी थी, जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन था, वो कौन सी थी, सीपीआई। सीपीआई क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स जीती थी। अब इसके ना मेन चीज़ आप ध्यान रखना, ये सीट्स के इन टर्म्स ऑफ सीट्स, इन टर्म्स ऑफ सीट्स ओनली सीपीआई सेकेंड लार्जेस्ट थी। इन टर्म्स ऑफ वोट्स आप बोलोगे तो सोशलिस्ट पार्टी वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन 1952 इलेक्शंस। अब कांग्रेस जीती क्यों थी, क्योंकि सबसे पहले तो कांग्रेस ने जो लीगेसी थी नेशनल मूवमेंट की, इसके अंदर मेन रिप्रेजेंटेटिव कौन थी, कांग्रेस थी। तो उसने नेशनल मूवमेंट की लीगेसी को इनहेरिट किया था। और ये नेशन वाइड पार्टी थी, यानी नेशन वाइड पार्टी थी, यानी हर जगह पूरे नेशन में। सपोज आप देखो जो भी दूसरी पार्टीज थी उन्होंने क्या किया था, जब तक वो सोच रहे थे उनकी कैंपेनिंग करेंगे कैसे, कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर ली थी। तो इसको फर्स्ट ऑफ द बॉक्स का एडवांटेज मिला था। थर्ड चीज़ क्या थी, जो यहाँ पे लीडर्स थे वो ऑलरेडी नेशन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, तो उनके ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स थे। तो लीडर्स की वजह से भी क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला था। स्टेट असेंबली इलेक्शन जो लोकसभा के साथ में हुए थे ना, उसके अंदर भी कांग्रेस मेजॉरिटी में आ गया सारे स्टेट्स में, एक्सेप्ट 3 स्टेट्स में, ट्रेवनकोर, कोचिन, ठीक है, कोचिन एंड मद्रास एंड ओडिशा, ये जो केरला का पार्ट है। तो ये 3 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आई, फिर भी इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। कैसे भाई, कैसे, इन्होंने कोलिजन बनाया और गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। और ऐसे जैसे एक्सपेक्टेड क्या था, नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब उस टाइम आप देखोगे कांग्रेस का डोमिनेशन था। फिर 1957 एक हुआ था 1952 के अंदर, तो दूसरा क्या होगा 5 साल बाद 1957 के अंदर, और तीसरा 1962 के अंदर, फिर अगेन 5 साल बाद। और इसके अंदर भी क्या होता, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी, अपोजिशन पार्टी को बहुत ही कम सीट्स मिली थी, 1/10 ऑफ द सीट्स नहीं ले पाए थे। अब यहाँ पे हर जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई एक्सेप्ट 1 प्लेस, दैट इज केरला। केरला के अंदर 1957 की किसकी गवर्नमेंट बनी थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखो कांग्रेस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सिर्फ 45% वोट मिले 1952 के अंदर, बट 74% इनकी सीट्स थी। ऐसा क्यों भाई, हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था एक बहुत अच्छा सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, वोट्स के प्रपोर्शन में सीट नहीं मिलती हमें। किसके प्रपोर्शन में सीट मिलती है, किसके पास ज़्यादा वोट्स है, सबसे ज़्यादा वोट्स है। ऐसा नहीं मेजॉरिटी चाहिए, पर सबसे ज़्यादा वोट्स किसके पास है। अब आप देखोगे सोशलिस्ट पार्टी जिसके पास 10% वोट थे, पर सिर्फ 3% सीट्स थी, और ये क्या थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट्स ओनली। और इसका आपको सबको रीज़न पता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। तो केरला के अंदर क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी है ना जीती थी 1957 के इलेक्शंस के अंदर। 1952 के अंदर इसको 16 सीट्स मिली थी नेशन वाइड में, बट केरला के अंदर ये जीती थी 1957 के अंदर, सपोर्टेड बाय हाउ मैनी इंडिपेंडेंट्स, 5 इंडिपेंडेंट्स, यानी 5 जो है ना बिना पार्टी के लोग थे, यानी कि वो अपने इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शंस के अंदर और जीत गए। उन्होंने भी क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया था, और इसकी वजह से क्या हुआ था, एक कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी, कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। और 1957 में कांग्रेस को डिफीट का सामना करना पड़ा था, और इसने 60 आउट ऑफ 176 सीट्स जीत ली थी। और इसका जो है ना सीएम वो कौन बना था, EMS नबोरुद्दीन पद।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी जीती है इलेक्शन। अब देखो कांग्रेस को ऑब्वियसली बात है अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अपोजिशन पार्टी जीत रही है, तो कांग्रेस ने क्या किया था, लिबरेशन स्ट्रगल शुरू कर दिया था अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। सीपीआई हमेशा बोलते थे कि हम रेडिकल और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स लाएंगे, और इन्होंने बोला था कि जो भी आपके इंटरेस्ट है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कांग्रेस ने इसके खिलाफ क्या किया, लिबरेशन स्ट्रगल इंट्रोड्यूस कर दिया, शुरू कर दिया। और क्योंकि वो सेंटर के अंदर पार्टी थी, सेंट्रल के अंदर रूलिंग पार्टी थी, तो इलेक्शन जो इमरजेंसी की पावर है वो भी उसी के पास थी। तो 1959 पे इसने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दी थी अंडर आर्टिकल 356। अब देखो आर्टिकल इमरजेंसी से कौन से होते हैं, 352, 356 एंड 360। हमने ये क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 356 होता है स्टेट इमरजेंसी के लिए, जो लगा दी गई थी 1959 के अंदर, यानी आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग इलेक्टेड इमरजेंसी लगा दी गई थी और पार्टी को डिसमिस कर दिया गया था। अब बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। तो सोशलिस्ट पार्टी है ना, कांग्रेस के साथ, मतलब कांग्रेस के अंडर ही थी। अब कांग्रेस के अंडर कैसे थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कांग्रेस के अंदर ड्यूअल मेंबरशिप का एक था, ड्यूअल मेंबरशिप, जिसके अंदर क्या होता है कि आप है ना 2 पार्टी की मेंबरशिप ले सकते हो। तो एक तो आप कांग्रेस की लो और एक आप दूसरी पार्टी की ले लो जो कांग्रेस के अंदर ही काम करेगी, और इसको हम क्या बोलते थे, फैक्शन बोलते थे। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर और आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना सिंपल समझ लो कि इसको फैक्शन बोलते थे, और सोशलिस्ट पार्टी वन ऑफ द फैक्शन थी। 1934 के अंदर कांग्रेस के अंदर ही बनी थी। ये क्या बोलती थी कि हम एक इक्वल सोसाइटी चाहते हैं। 1948 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अलग बन गई, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया था, चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से जो ड्यूअल मेंबरशिप था इसका कंसेप्ट पूरी तरह हटा दिया था। तो सोशलिस्ट पार्टी को फोर्स कर दिया गया था कि वो अपनी से अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1948 के अंदर। अब देखो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट थी, पर इलेक्टोरल सक्सेस इतनी नहीं है, यानी कि इलेक्शंस के अंदर इतनी सक्सेस नहीं हुई है। अब इनका जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बिलीव करती है, यानी सोशलिज्म तो चाहिए, कम्युनिस्ट भी नहीं चाहिए, मतलब बिना डेमोक्रेसी के लाओ, और कांग्रेस की भी नहीं चाहिए, सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए। सोशलिज्म के साथ में डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम अलग होती थी, कांग्रेस से भी अलग और कम्युनिस्ट से भी अलग। फिर और कांग्रेस को क्रिटिसाइज किसके लिए करते थे कि वो लैंडलॉर्ड्स को ज़्यादा क्या देते हैं, महत्व देते हैं, फेवर देते हैं, और जो वर्कर और पीजेंट्स हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। 1955 के अंदर क्या होता है, कांग्रेस ने भी अपना गोल सोशलिस्ट पैटर्न का बता दिया, यानी कि वो बोले कांग्रेस है आपकी, मैं भी सोशलिस्ट फॉलो कर रही हूँ, सोशलिज्म को फॉलो कर रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये अपने आप को अलग नहीं बता पा रही थी उस टाइम। अब इसके फेमस लीडर्स कौन थे, राममोहन लोहिया और अशोक मेहता, और उसके अलावा आप देखोगे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र देव, राममोहन लोहिया, एस.एन. जोशी, ये इसके मेजर लीडर्स थे। राममोहन लोहिया एक लीडर थे, उन्होंने बोला कि हम पूरी तरह कांग्रेस से अलग रहेंगे और उसको क्रिटिसाइज करेंगे। और अशोक मेहता बोलते हैं कि हम थोड़ा बहुत कॉपरेशन रख सकते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के काफ़ी सारे स्प्लिट्स हुए, जिसके अंदर किसान मजदूर पार्टी, प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बहुत सारी पार्टीज आ जाती है। और इसके बाद में जो अभी जो पार्टीज है ना, उनके भी रूट सोशलिस्ट पार्टी से, जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ठीक है, यूनाइटेड एंड सेकुलर, ये सब भी सोशलिस्ट पार्टी से ही हुए हैं। अब देखो इंडिया के अंदर आप बोल रहे हो वन पार्टी डोमिनेंस था, पर सिर्फ इंडिया के अंदर ही था वन पार्टी डोमिनेंस, ऐसा नहीं है। चाइना, क्यूबा, सीरिया, ये सभी वन पार्टी के अंदर है। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया, ये सब वन पार्टी के अंदर है। अब देखो जो चाइना है, सीरिया है, क्यूबा है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज वन पार्टी है, जबकि जो इजिप्ट है, जो म्यांमार है, जो बेलारूस है, इन सब के अंदर मिलिट्री और जो लीगल डोमिनेंस है उसकी वजह से वन पार्टी है। कुछ टाइम पहले मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, इन तीनों के अंदर भी क्या था, वन पार्टी रूल था। पर इंडिया डिफरेंट कैसे, इंडिया ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कंडीशंस के साथ में वन पार्टी रूल है।
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारे पार्टीज ने कॉन्टेस्ट किया और जो अपोजिशन लीडर थे जो हार गए थे उन्होंने भी माना कि हाँ एक फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए हैं। अब इंडिया का केस सिमिलर किससे है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से, जो साउथ कोरिया के अंदर है। अब इंडिया जीत क्यों रही थी, मतलब इंडिया के अंदर कांग्रेस इतनी जीत क्यों रही थी, उसका डोमिनेंस इतना ज़्यादा क्यों था? सबसे पहले तो आप ये दिमाग में ध्यान रख लो कि उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल की मेन रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस थी। तो क्या था, लीगेसी उनको इनहेरिट की थी उन्होंने, नेशनल मूवमेंट इनहेरिट किया था, और लीडर्स जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर थे वही कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट्स थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी वेल नोन थी और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। ठीक है, जो जब तक दूसरी पार्टी सिर्फ स्ट्रैटेजीज फॉर्म कर रही थी ना, कांग्रेस ने क्या किया था, अपना जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू भी कर लिया था। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज भी मिल गया था। ठीक है, एक नेटवर्क अक्रॉस लोकल लेवल यानी एकदम विलेज तक भी ये पहुंची हुई थी और इसके अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आप एक साथ आ जाएंगे। अब ये इंक्लूसिव नेचर क्या है वो हम आगे इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि ये इंक्लूसिव कैसे थी, डाइवर्स कैसे थी, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ था, कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस का डोमिनेंस था। अब देखो कांग्रेस बनी कैसे, 1985 में, आपको पता होना चाहिए 1885 के अंदर अलॉन ऑक्टेवन होम ने कांग्रेस को बनाया था। एक फॉरेनर था जिसने कांग्रेस को बनाया, और इसके अंदर कौन से जो प्रेशर ग्रुप थे, अलाइड क्लास यानी जो बिजनेस क्लास है, जो पावरफुल सेक्शन है, उन्होंने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स कर सके, उन्हें प्रेशर डाल सके उनके ऊपर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि और ज़्यादा लोगों को अपने साथ में लेने लगे। पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन रूरल ग्रुप्स, वर्कर्स, ओनर्स, सारे क्लासेस इसके अंदर आ गए। अलाइड से लेकर जो एकदम पावरफुल से लेकर जो एकदम रूरल लैंडलॉर्ड्स है, रूरल लीडर्स है, जो एकदम पुअर है, उन सबको इसके अंदर आ गया और एक रेनबो लाइक कोलिजन बना दिया, जिसके अंदर इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादातर हमें दिखती है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे मिस कर रही थी, जहाँ पे ये इंक्लूसिव नहीं थी, जहाँ पे इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स को एक साथ लाया गया, बहुत सारे ग्रुप्स उसके अंदर ही थे कांग्रेस के अंदर, और एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन बना दी गई थी। आइडियोलॉजिकल कोलिजन का मतलब क्या है कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज को एक साथ लाना, जिसके अंदर रिवॉल्यूशनरी भी है, पैसिफिस्ट भी थे, लेफ्ट राइट। लेफ्ट क्या होता है, जो स्टेट ओनरशिप को मानते हैं, और राइट क्या होता है, जो स्टेट ओनरशिप को नहीं मानते, सिर्फ थोड़ा बहुत कंट्रोल रखो गवर्नमेंट का। दोनों को साथ में लाता है, सेंट्रल व्यू वाले भी साथ में थे। ठीक है, जो कंजर्वेटिव है, जो रेडिकल है, वो सब एक साथ आ गए थे, यानी बहुत सारी आइडियोलॉजी एक साथ आ गई थी इसके अंदर। तो ये क्या बनाती थी, प्लेटफॉर्म बनाती थी जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ आ सके। ठीक है, बहुत सारी जो पार्टीज है वो बाद में अपोजिशन पार्टी बनी, पहले वो अपोजिशन पार्टी नहीं थी। ठीक है, एक डिफरेंसेस को साथ में लाया गया था और उन्हें एकदम पीसफुली हम रिजॉल्व किया गया था। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना 1920s के अंदर एक अलग ग्रुप आ गया था, जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो रशिया के अंदर हुआ था, उसके बाद में रशिया बना था, यूएसएसआर बना था, उसके बाद में आया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि आप कम्युनिज्म या सोशलिज्म में बिलीव करते थे और जो ही पूरे सारे कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। 1935 से इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही काम किया था, फिर दिसंबर 1941 ऐसा क्या हुआ कि ये अलग हो गए, क्योंकि उस टाइम क्या था, कांग्रेस ब्रिटेन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी कि वो जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, पर जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को जर्मनी के अगेंस्ट। तो क्या था, जो ये है अलग अलग हो गई क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज चेंज हो गई। अब बहुत सारे जो आप दूसरे नॉन कांग्रेस पार्टीज देखोगे, उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के टाइम पर इनके पास कोई ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, कोई ज़्यादा कैडर नहीं था, कोई ज़्यादा अच्छा वेल ऑयल्ड नहीं था। मतलब आप बहुत सारे देश तक, मतलब पूरे देश तक आप क्या कर सकते हो, कैंपेन कर सकते हो, पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके पास ये था। ठीक है, तो ये अलग बनाती है इन्हें। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इन्होंने सोचा कि यार सही में इंडिपेंडेंट हुए हैं, माना कि हम ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो गए, पर क्या हमें सही में इंडिपेंडेंट अचीव की है कि नहीं की। तो ये सोच रहे थे कि हाँ हमने अभी तक नहीं की है। क्यों नहीं की, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमने जो स्टेट ओनरशिप है वो तो है ही नहीं अभी तक तो क्या है कि हम है ना सिर्फ नॉर्मली चल रहे हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने क्या था बोला कि है ना इंडिपेंडेंस तो अभी हमने अचीव ही नहीं की, ट्रू इंडिपेंडेंस तो हुई नहीं है, तो वायलेंट मेजर्स शुरू कर दिए कि वायलेंट आप है ना बोल सकते हो कि वायलेंट जो रिवॉल्यूशन है वो शुरू करो। तेलंगाना के अंदर सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, बट इनका इतना चला नहीं, तो ये फेल हो गया और आर्मी से हटा दिया गया था।
इसकी वजह से इन्हें वापस रीथिंक करना पड़ा और इन्होंने 1951-52 इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किया और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गए विद 16 वोट्स। और इनकी मेन प्रेजेंस आपको पता ना है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। नोटेबल रीडर्स आप पता कर सकते हो, A.K. गोपालन, ठीक है, S.A. दंगे, E.M.S. नबोरिदीपद, P.C. जोशी, अजय घोष एंड P. सुंदराय, ठीक है। अब ये पार्टी का एक और स्प्लिट हुआ था 1964 के अंदर। क्यों हुआ था? क्योंकि 1962 के अंदर आपको पता है कि हमने चाइना के साथ वार लड़ा था, तो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया, एक जो रशिया को फेवर करता है, एक जो चाइना को फेवर करता है, तो दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए। इसको बोलते हैं हम CPI और CPI-M। और अभी भी आपको देखोगे पार्टीज है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनसंघ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यहीं से भारतीय जनसंघ से बनी है। मेन लीडर्स आप बात करोगे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मढ़ोक। अब जो भारतीय जनसंघ है वो कब बनी थी? 1951 के अंदर। श्याम प्रसाद मुखर्जी उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे और ये इंडिपेंडेंस के पहले क्या थी? RSS या हिंदू महासभा का था। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। अब इसकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जो प्रोग्राम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, जो इन्हें दूसरी पार्टी से अलग बनाते थे। ये एक वन कंट्री वन कल्चर के अंदर बिलीव करती थी, जिसके अंदर क्या था, हम मॉडर्न बन सकते हैं, हम प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं जब हम इंडियन कल्चर के ऊपर एम्फोसिस करें, ठीक है। और इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ मिलाने की बात की थी, अखंड भारत बनाने की बात की थी, ठीक है। और हिंदी के अंदर मेन ये सपोर्टर्स थे, इंग्लिश को हटाना चाहते थे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और ये क्या बोल रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी के साथ में नहीं आएंगे, अपोज करेंगे उन्हें। और इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे थे। जब चाइना ने उस टाइम आपको पता है 1964 के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1970s के अंदर किया था, ठीक है। और फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन कब बनाया था? 1998 के अंदर, तो बहुत ज़्यादा बाद में बनाया था। और नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, एक नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे, जिसके अंदर क्या होता है कि हम है ना, जो 1967 से पहले जिसने बना ली न्यूक्लियर वेपन वो तो ठीक है, पर उसके बाद में जो बनाएगा ना उसको हम बनाने नहीं देंगे। उसको इंडिया ने अपोज किया था। और ये हम बोलते हैं कि उस टाइम पर है ना कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना लें उसी टाइम पर, और ये आपको पता है कि नहीं हो पाया। तो 1950s के अंदर क्या था, जो भारतीय जनसंघ है, ये आपको देखो कि बिल्कुल इतना ज़्यादा इलेक्टोरल सक्सेस नहीं मिली थी, बहुत ही कम सीट्स मिल रही थी, सिर्फ 5 सीट्स, फिर 4 सीट्स मिली, तो बहुत ही कम सक्सेस मिली थी। और मेनली ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करें टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। अब फैक्शंस क्या होते हैं? फैक्शंस यानी कि सिंपल सी चीज़ है, कांग्रेस के अंदर डिफरेंट, ये कांग्रेस है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो कांग्रेस के अंदर से ही काम कर रही है, यानी वो अलग अलग पार्टीज नहीं बना रही, वो कांग्रेस के अंदर से ही काम कर रही है। और इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते थे? फैक्शंस बोलते थे। अब देखो, ये कोलिशन लाइक जो कैरेक्टर है कांग्रेस का, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता था, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन, आप देखो इतने सारे ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं, तो क्या आप एक्सट्रीमली कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको एक सेंट्रल पाथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रलिस्ट पार्टी बन गई थी कांग्रेस, एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा ताकि सारे लोगों की जो व्यू पॉइंट है आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी अपोजिशन कहना चाहती थी, जैसे भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना चाहती थी, उसके आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करना चाहती थी, वो सारे जो कहना चाहते थे ना, वो ऑलरेडी कांग्रेस के जो फैक्शंस है वो कह चुके थे, तो उसकी वजह से सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी हो चुका था। इसकी वजह से क्या होता है, अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती थी। कोलिजन पार्टी जो इंटरनल डिफरेंस अकोमोडेट करे, डिफरेंट एम्बिशंस को अकोमोडेट करे, वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और कांग्रेस ने ये जो प्रैक्टिस है वो इंडिपेंडेंस के पहले भी की थी और बाद में भी कंटिन्यू रखी, ठीक है। अब जो भी अगर अनहैप्पी होता था ना कांग्रेस के फैसले से, वो अपोजिशन नहीं बनता था, वो इस फैक्शंस के अंदर ही क्रिटिसाइज करता था, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल, some were ideological, many were based on political ambitions and rivalry। जो भी क्या था कि कुछ लोग तो आइडियोलॉजी की वजह से क्रिटिसाइज करते थे, बहुत सारे लोग तो अपने पर्सनल जो एम्बिशंस है, पर्सनल दुश्मनी की वजह से क्या करते थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। और आइडियोलॉजिकल पोजीशन भी डिफरेंट बन गई थी। अब देखो कि अगर आप है ना एक बहुत सारे इंक्लूसिव करो, बहुत सारे जो आइडियोलॉजीज को एक साथ ला रहे हो, तो आप क्या करोगे,
अलग अलग जो एकदम ही डिफरेंट पाथ है उसके ऊपर नहीं जा सकते, आपको सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो आप सेंट्रल पार्टी के अंदर जाओगे। इसकी वजह से कांग्रेस क्या बनी थी, एक ग्रैंड सेंट्रलिस्ट पार्टी बनी थी, एक सेंट्रल पार्टी बन गई थी। ठीक है, अब जो अपोजिशन पार्टी ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं थी कांग्रेस की, वो सिर्फ उसको क्रिटिसाइज कर रही थी और इन्फ्लुएंस कर रही थी। ठीक है, अब इसके अंदर ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है रूलिंग पार्टी का, यानी कि फैक्शंस की वजह से क्या हो रहा था, आपको जो चेक एंड बैलेंस का है ना उसका सिस्टम ऑलरेडी आपके पास रहेगा, यानी कि कांग्रेस उस टाइम पर एक रूलिंग पार्टी की तरह बिहेव कर रही थी कि वो रूल्स भी बना रही थी, और अपोजिशन पार्टी की तरफ बिहेव कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने जो रूल्स है उसको अपोज भी कर रही थी, उसके अंदर जो फैक्शंस थे उसको अपोज भी कर रहे थे। इसकी वजह से हम उस टाइम को क्या बोलते हैं, कांग्रेस सिस्टम। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अपोजिशन पार्टीज आना शुरू हो गई। ठीक है, बहुत सारे अपोजिशन 1952 इलेक्शंस के टाइम भी थे, बहुत ज़्यादा डाइवर्स और वाइब्रेंट अपोजिशन था एज कम्पेयर टू द एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और अभी देखोगे जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज है ना वो इन्हीं अपोजिशन पार्टी से बनी है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, कैसे, डेमोक्रेटिक ऑर्डर बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, क्रिटिसाइज करने के लिए, और बैलेंस बना कर रखते थे ताकि हमारा जो सिस्टम है वो एंटी डेमोक्रेटिक ना बने। और जो नेशनल लीडर्स है, जो फ्यूचर में आने वाले नेशनल लीडर्स है, उनको भी इसी पार्टी से आए हैं, इन्हीं पार्टी से वो बने हैं। जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो इन्हीं पार्टी से बने थे। पहले क्या था, कांग्रेस और अपोजिशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी थी, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और श्याम प्रसाद मुखर्जी जो एक ही कैबिनेट के अंदर थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फाउंडनेस भी एक्सप्रेस की थी सोशलिस्ट पार्टी के लिए। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को बोला भी था कि वो अपनी उसकी जो गवर्नमेंट है उन्हें ज्वाइन कर ले। पर्सनल रिस्पेक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई जैसे कि कंपटीशन बढ़ता रहा। अब कुछ लीडर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर भी थे और हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प की है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर फ्री इंडिया के, जो पार्टीशन को अपोज करते थे और क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसके बहुत ज़्यादा फेवरेबल थे, फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस लीडर थे। इनका ओरिजिनल नेम क्या था, अब्दुल कलाम मोहुद्दीन अहमद, बट इनका जो नाम है वो इन्होंने रखा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सेकेंड हमारे राजकुमारी अमृत कौर, जो रॉयल जो फैमिली है कपूरथला की उससे बिलोंग करती थी, क्रिश्चियन रिलीजन की थी, जो इन्होंने अपनी मदर से लिया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इनको दी गई थी और हेल्थ मिनिस्टर की तरह इन्होंने कंटिन्यू करा था 1957 तक। ये गांधीयन थी और फ्रीडम फाइटर थी। फिर आचार्य नरेंद्र देव, ये क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर एक फाउंडर थे। हमने इनके बारे में अभी पढ़ा ना, इनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था डरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, एंड ये पीजेंट्स मूवमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थे। बुद्धिज्म को ये मानते थे, उनके स्कॉलर थे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को लीड किया और उसके बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को लीड किया। फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर, ठीक है, ये एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए काफ़ी बड़े लीडर थे और इन्होंने जो दलित थे उनके जस्टिस के लिए काफ़ी कुछ किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फाउंड किया था और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी फाउंड किया था, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर भी ये फॉर्मेशन में हेल्प की थी। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिस वर्ल्ड वार 2 के टाइम क्या था उसके भी मेंबर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे। नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट के अंदर भी ये मेंबर थे, बट 1951 में क्योंकि हिंदू कोड बिल के अंदर डिफरेंसेस आ गए थे नेहरू और इनके बीच में, इन्होंने रिजाइन कर दिया और बुद्धिज्म को 1956 के अंदर अडॉप्ट कर लिया विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर को कौन नहीं जानता अभी। देन वी हैव रफ़ी अहमद किदवाई, जो कांग्रेस लीडर थी यूपी से, मिनिस्टर भी थे यूपी के अंदर। 1937 के अंदर मिनिस्टर थे, उसके बाद 1946 के अंदर भी ये मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट जो कैबिनेट थी उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन बने थे, और जो सेकंड कैबिनेट थी इलेक्शन के बाद में उसके अंदर फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे। देन A.K. गोपालन, ये क्या थे, कांग्रेस लीडर थे केरला से, जिन्होंने कांग्रेस वर्कर सबसे पहले किया था, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की ज्वाइन कर ली थी 1939 के अंदर, एंड आफ्टर द स्प्लिट 1964 के अंदर इन्होंने CPI-M को ज्वाइन कर लिया था। यानी CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है उसको मानती थी, उसको ज्वाइन कर लिया था। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे 1952 से ही।
दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो ये फुल टाइम आरएसएस वर्कर थे, यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके मेंबर थे। फाउंडर प्रेसिडेंट थे, फाउंडर मेंबर थे भारतीय जनसंघ के और जनरल सेक्रेटरी थे और फिर भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी बन गए। इनकी वजह से इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का जो आइडिया है वो आया था। देन वी हैव श्याम प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के लीडर थे और भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर थे। फिर 1950 के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ गए पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस है उसके अंदर, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और फिर फर्स्ट लोकसभा के अंदर भी मेंबर थे। इंडिया की जो पॉलिसी थी कि हम जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर देंगे, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे देंगे, उसको कम्प्लीटली अपोज किया था इन्होंने। और इसके के दौरान क्या हुआ था, इन्हें क्या किया था, जेल में जाना पड़ा था और उसी के टाइम पे ये मर गए थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो चेक आउट अवर टेलीग्राम चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय अकेडमिशियंस।